एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पर्यावरण विज्ञान के लास्ट क्लास के माध्यम से मैंने जलीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसे आधार बनाते हुए या ध्यान में रखते हुए आपको आज की क्लास को समझना है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि जब कभी भी हम किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं तो आवास के आधार पर पहले पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करते हैं और आवास के आधार पर ही पारिस्थितिकी तंत्र को मूल रूप से जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में सीमांकित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि किसी भी आवास या पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जैविक समुदाय कौन कौन से होते हैं, यानी जैविक समुदाय किस प्रकार से आपस में अंतर संबंधित होकर जहाँ एक तरफ से अंतःक्रियाएँ करते हैं, वहीं वह वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक समुदाय का अध्ययन करते समय हमें यह जानने को मिला कि जल की सतह पर रहने वाले जैविक समुदाय जिनका वायुमंडल की परतों से भी कार्यात्मक संबंध होता है, उसे न्यूस्टॉन कहते हैं। और जल की सतह पर या दलदल भूमि के पौधों के साथ रहने वाले जैविक समुदाय को पेरीफाइटॉन कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में न्यूस्टॉन और पेरीफाइटॉन की प्रजातियों का विकास हो, लेकिन सभी जलीय भाग में या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में प्लवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि छिछले जलीय भाग में प्लवकों के द्वारा ही खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। प्लवक वैसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल की धाराओं या तरंगों की विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता नहीं रखते हैं, बल्कि ये छिछले जलीय भाग में जलमग्न स्थल की सतह पर एक प्रकार से चिपके हुए भी रहते हैं। और प्लवक को भी पादप और जंतु प्लवक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पादप प्लवक जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करते हैं, जिस पर जंतु प्लवक आश्रित होते हैं। दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं। जहाँ पादप प्लवक से जंतु प्लवक को भोजन की प्राप्ति होती है, वहीं जंतु प्लवक से भी पादप प्लवक को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। इन्हीं प्लवकों पर छोटी मछलियाँ आश्रित होती हैं और छोटी मछलियों पर बड़ी मछलियाँ आश्रित होती हैं, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र में या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। मछलियों की प्रजातियों को नेक्टन समूह के अंतर्गत रखते हैं। नेक्टन वैसे जैविक समुदाय होते हैं जो धाराओं और तरंगों के विपरीत दिशा में तैरने की क्षमता रखते हैं। नेक्टन छिछले जलीय भाग में भी मिल सकते हैं, अधिक गहराई में भी मिल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर तैरने की क्षमता होने के कारण वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता भी अधिक होती है। वहीं महासागर के नीतल के समीप अधिक गहराई में मिलने वाले जैविक समुदाय को बेंथोस कहते हैं। तो जैविक समुदाय का अध्ययन करते समय जब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, तो उस समय हमें यह ध्यान में रखना होगा कि न्यूस्टॉन, पेरीफाइटॉन, प्लवक, नेक्टॉन और बेंथोस में कौन से समुदाय आपस में अंतर संबंधित होकर पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करते हैं। साथ में हमें यह भी जानना होता है या यह भी जानने की आवश्यकता होती है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर हम समुद्री बायोम का अध्ययन करते हैं तो तट से संलग्न छिछले जलीय भाग में जहाँ पर जैविक समुदाय रहते हैं उसे नेरेटिक जोन कहते हैं, और तट से दूर खुले महासागर के छिछले जलीय भाग को पेलाजिक जोन कहते हैं। ईपी पेलाजिक जोन के नीचे की परत को मेजोपेलाजिक कहते हैं। उसके नीचे की परत को बैथी पेलाजिक जोन कहते हैं। उसके बाद अंदर की गहराई में जाने पर
अबाइसल जोन होता है, उसके अधिक गहराई में जाने पर, उससे अधिक गहराई में जाने पर हैडल जोन होता है। यानी इस प्रकार हमने ये भी लास्ट क्लास के माध्यम से समझा कि जल की सतह से महासागर के नीतल पर जाने, महासागर के नीतल की ओर जाने पर तापमान, लवणता में होने वाले परिवर्तन के कारण डिफरेंट जोन या अलग अलग प्रकार के क्षेत्र का विकास होता है, जिसकी अपनी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं होती हैं, और उसके आधार पर ही जैविक समुदाय वहाँ के वातावरण के साथ समायोजन करते हैं। इसी प्रकार से समुद्र का वह भाग या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का वह भाग जहाँ तक सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर पाता है उसे फोटिक जोन कहते हैं, और फोटिक जोन के बाद अंदर की परतों में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं प्रवेश कर पाता है उसे अफोटिक जोन कहते हैं। इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम यह भी जानने का प्रयास किए थे कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें यह जानने को मिला कि सबसे पहले सौर प्रकाश की उपलब्धता जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जहाँ तक जलीय भाग में सौर प्रकाश उपलब्ध होते हैं वहाँ तक पादप प्लवकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सौर ऊर्जा का बायोमास ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करता है। इसलिए सौर प्रकाश की उपलब्धता ही पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। और सौर प्रकाश की उपलब्धता को जल की सतह की पारदर्शिता निर्धारित करता है, यानी जहाँ जल की सतह की पारदर्शिता अधिक होती है वहाँ सूर्य का प्रकाश जलीय भाग में अधिक गहराई तक प्रवेश कर पाता है, और इस आधार पर उस क्षेत्र में फोटिक जोन का विस्तार अधिक होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। यह भी देखा आपने कि समुद्र में या जलीय भाग में ऑक्सीजन की एक निश्चित उपलब्धता होती है या घुलनशीलता होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि 10 पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। यानी इस संदर्भ में अगर कहा जाए तो ऑक्सीजन की उपलब्धता लगभग 0.0010% कह सकते हैं, या 10 पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो यहाँ क्या समझना आवश्यक है कि किसी भी जलीय भाग में ऑक्सीजन की एक निश्चित उपलब्धता होती है, जबकि सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे हम बीओडी कहते हैं। इस टर्म से भी आप परिचित हो चुके हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का संबंध ऑक्सीजन की उस मात्रा से है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का संबंध ऑक्सीजन की उस मात्रा से है जिसकी आवश्यकता सूक्ष्म जीवों को कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए होती है। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे कार्बनिक पदार्थों के विघटन की जलीय भाग में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसे डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ता जाएगा। यानी कह सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के साथ बीओडी बढ़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करने के दौरान आपको यह समझाया था कि किस प्रकार से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में होने वाली वृद्धि अंततः हाइपॉक्सिया का कारण बन सकता है, क्योंकि अगर जलीय भाग में ऑक्सीजन की एक निश्चित उपलब्धता है तो ऐसी स्थिति में बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ने लगेगा तो वहाँ तक तो
सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में, डिकम्पोज करने में समस्या नहीं होगी, जहां तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से कम हो। यानी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है कि डिमांड अगर सप्लाई से कम होगा, डिमांड अगर सप्लाई से कम होगा तो जो भी क्रियाशीलता है, जो भी आप कह सकते हैं परिवर्तन हो रहे हैं, उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बीओडी जब तक पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से कम होगा तब तक सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता रहेगा और इससे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती रहेगी। क्योंकि जब अगर सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन होगा तो जलीय भाग में पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बीओडी किसके बराबर हो जाए, इस ऑक्सीजन की उपलब्धता के बराबर हो गया, तो जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। अब यहाँ पर यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों लगभग बराबर है। अब इसके बाद यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए, यानी डिमांड बीओडी यदि सप्लाई से बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाएगा, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी। और इसे ही हमने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि इसे क्या कहते हैं, हाइपॉक्सिया कहते हैं। तो हाइपॉक्सिया क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय भाग में घुले हुए ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में जलीय भाग में रहने वाले जीवों के लिए कहीं ना कहीं प्रतिकूल दशाएं बन जाती हैं। क्योंकि अगर जो जीव जंतु हैं उन्हें श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो अगर उन्हें श्वसन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होगी, तो क्या होंगे, मरने लगेंगे। और ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम के असंतुलित होने का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। ऐसी बातों को लास्ट क्लास के माध्यम से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया था। आज उसे मैं इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पहले से जो आपकी समझ है उसे ही आधार बनाकर, उसे ही ध्यान में रखते हुए आपको आने वाले टॉपिक को एनालाइज करना है। इसलिए आपके अंदर रिवीजन करने की टेंडेंसी अधिक से अधिक हो सके, बढ़ सके, और एक टॉपिक को पहले से तैयार किए गए टॉपिक की सहायता से अगर आप एनालाइज करने लगे तो मैं अपना कार्य सही दिशा में करने में बहुत हद तक सफल हो रहा हूँ। क्योंकि उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन से केवल लोडेड ना करूं, कि केवल आपको इतना अधिक इन्फॉर्मेशन ना उपलब्ध करा दूं जिससे कि आपको लगे कि नोट्स तो बहुत अच्छा बन गया, तैयार हो गया मेरा सारा नोट्स। लेकिन उसकी जगह मेरा उद्देश्य है कि आप क्लास के माध्यम से किस प्रकार कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए आने वाले टॉपिक से उसको रिलेट करते हैं और ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करते हैं, इस पर ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। और इसीलिए मैंने इन्वायरमेंट साइंस के सेक्शन को इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को डिस्कस करने के बाद कहीं ना कहीं बिगिन किया हूँ, कि जिससे कि आपके पास एक ज्योग्राफिकल सेंस हो। अब साइंस के द्वारा आपको समझना है। अब आप कहेंगे कैसे इस सेंस को अप्लाई करना है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए कि किसी भी इकोसिस्टम का अपना एक जीवन चक्र होता है। जैसे किसी जीव का अपना एक जीवन चक्र होता है, उसका जन्म होता है, उसका वृद्धि और विकास होता है, वो उसकी एक वृद्धावस्था आती है, उसके बाद अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म होना और एक निश्चित समय पर मृत्यु होना,
यह प्रकृति के अनुरूप होने वाली सामान्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस पृथ्वी रूपी वातावरण में, जैवमंडल रूपी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक समुदाय की संख्या है उसको लेकर एक प्रकार से संतुलन बना रहता है। तो जब जिस प्रकार से किसी भी जीव का अपना एक जीवन चक्र होता है, ठीक उसी प्रकार से जैविक समुदाय के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अपना एक जीवन चक्र होता है और इसके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था को ओलिगोट्रॉपिक कहते हैं। इसको हिंदी में भी आप ऐसे ही ओलिगोट्रॉपिक लिख सकते हैं। ये कह सकते हैं कि यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था है या जीवन चक्र की युवा अवस्था है। और दूसरा होता है मेजोट्रॉपिक। तो मेसोट्रॉपिक जो है इसे आप कह सकते हैं यह एक प्रकार की प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज है। और तीसरी अवस्था होती है यूट्रॉपिक, इसे यूट्रॉपिक भी कहते हैं और साथ में इसे सुपोषण की अवस्था भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ पे जल का भराव हो गया है, यानी वह एक जल भराव वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है, झील में, तालाब में परिवर्तित हो गया है। तो जब वहाँ जल का भराव होगा उसके बाद वहाँ कहीं ना कहीं चलने वाली हवाओं के कारण, बहने वाले जल के कारण अलग अलग प्रकार के यानी शैवाल वगैरह जो है उनकी प्रजातियों का आगमन होगा। और वहाँ जैसे ही पायोनियर समुदाय का आगमन होगा वैसे ही जो है वह जल भराव वाला क्षेत्र एक इकोसिस्टम में चेंज होने लगेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ जैविक समुदाय निवास नहीं करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए, इकोसिस्टम के डेवलप होने के लिए जैविक समुदाय का होना आवश्यक है। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रारंभिक अर्थात ओलिगोट्रॉपिक अवस्था में पारिस्थितिकी तंत्र यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता औसत से कम होती है। अब सोचिए, अब धीरे धीरे अगर जलीय भाग में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप प्लवक अगर सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होगी, तो अन्य जो है वहाँ जीव जंतुओं को भी भोजन उपलब्ध होने लगेगा और इससे उन जीव जंतुओं के मरने पर या उनके विघटन से पादप प्लवक को भी पोषक तत्व मिलने लगेगा। तो जब कुछ समय के बाद यानी कालांतर के साथ या समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने लगती है और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, तो वही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अपने जीवन चक्र की मेजोट्रॉपिक अवस्था में प्रवेश कर जाता है। यानी मेजोट्रॉपिक अवस्था का जहाँ तक संबंध है, इस अवस्था में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन चक्र की चरम अवस्था यानी एक्सट्रीम या अंतिम अवस्था को यूट्रॉपिक स्टेज कहते हैं। चरम अवस्था को यूट्रॉपिक या सुपोषण की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में
पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा औसत से अधिक हो जाती है, औसत से अधिक हो जाती है। पाशिकी तंत्र, पाशिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है, यानी इस समय मैक्सिमम होती है। तो यहाँ क्या आपने देखा कि किसी भी जल के स्रोत में जब जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, किसी भी जल के स्रोत में जब जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तब ऐसे स्थिति में पाशिकी तंत्र के जीवन चक्र की प्रारंभिक अर्थात ओलिगोट्रॉपिक अवस्था में पोषक तत्वों की मात्रा औसत से कम होने के कारण पाशिकी तंत्र की उत्पादकता भी कम होती है। लेकिन समय के साथ जब पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है, पाशिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होने लगती है, तब वह जलीय पाशिकी तंत्र अपने जीवन चक्र के मेजोट्रॉपिक अवस्था में प्रवेश कर जाता है और जीवन चक्र के चरम अवस्था में, अंतिम अवस्था में, जहां पोषक तत्वों की मात्रा औसत से अधिक होती है, पाशिकी तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है, उसे यूट्रॉपिक स्टेज कहते हैं। इस अवस्था के आने पर, इस अवस्था के आने के बाद जलीय पाशिकी तंत्र की उत्पादकता में कमी आने लगती है, उत्पादकता में कमी आने लगती है, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक हो जाता है। यानी जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता जीव जंतुओं को होती है, उतना ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होता है। इस कारण से जो जलीय भाग में छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं वो मरने लगती हैं और उनके मरने के कारण पाशिकी तंत्र असंतुलित होने लगता है और अंततः पाशिकी तंत्र के असंतुलित होने के कारण वह जो जल का स्रोत था, उस जल के स्रोत में मरे हुए जीव जंतुओं की मात्रा बढ़ जाती है और कहा जाता है कि अब जलीय पाशिकी तंत्र में द्वितीयक जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक बार साइकिल इसने पूरा कर लिया, फिर से जो है अब एक नया सिस्टम डेवलप होगा। इसको कुछ ऐसे समझिए कि किसी भी देश की जनसंख्या अगर औसत से कम है, यानी वह अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण वह विरल आबादी वाला क्षेत्र है, तो इस प्रकार के क्षेत्र में संसाधनों के उपलब्ध होने के बावजूद भी उनका उपयोग नहीं होगा और इस प्रकार के विरल आबादी वाले क्षेत्र में आर्थिक विकास की संभावनाएं भी कम होंगी, सीमित होंगी। लेकिन जैसे ही वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी, संसाधनों का उपयोग होने लगेगा, दोहन होने लगेगा, आर्थिक विकास को गतिशीलता मिलने लगेगी। लेकिन अगर किसी देश की जनसंख्या औसत से अधिक हो जाए, वहाँ जो संसाधन उपलब्ध हैं उनसे कहीं अधिक संसाधनों की मांग हो जाए, क्योंकि जनसंख्या औसत से अधिक होगी, तो ऐसे स्थिति में जनसंख्या का संसाधनों पर दबाव बढ़ने के कारण संसाधन संकट की समस्या उत्पन्न होगी। लोगों को उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी होंगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक सामाजिक संकट की समस्या उत्पन्न होने लगेगी। लोग या तो वहाँ से भागना शुरू करेंगे या वहाँ लोगों की अधिक संख्या में मृत्यु होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा ना कि यह देश अपनी आर्थिक सामाजिक विकास की चरम अवस्था में पहुँच गया था, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, समस्याएं बढ़ने लगी। ठीक उसी प्रकार से
इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। हर सिस्टम को डेवलप होने में समय लगता है और हर सिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उसके बियॉन्ड अगर उस सिस्टम पर दबाव बढ़ता है तो सिस्टम क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है। तो आप सोचिए, यहाँ आप बेसिक लेक्चर के माध्यम से मैंने, यानी इकोसिस्टम पर जो मैंने बेसिक डिस्कशन किया था, वहाँ पर भी जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया था और यह समझाने का प्रयास किया था कि इकोसिस्टम जिस प्रोसेस के द्वारा डेवलप होता है उसे जीवीय अनुक्रमण कहते हैं, बायोटिक सक्सेशन कहते हैं। और जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया में सबसे पहले जिस समुदाय का आगमन होता है उसे पायोनियर समुदाय कहते हैं। अंततः जो वहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेता है उसे चरम समुदाय कहते हैं। लेकिन सिस्टम, हर सिस्टम का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, उसकी अपनी एक जीवन अवधि होती है। उसके बाद सिस्टम में अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन होता है, सिस्टम जो है में प्रदूषण की समस्या होती है या सामान्य प्रक्रिया के द्वारा फिर से द्वितीयक जीवीय अनुक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब उसे ही यहाँ ध्यान रखना था। अब देखिए, इनको अगर ध्यान रखते हुए चला जाए तो अगला क्वेश्चन ये है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, इससे आपने क्या समझा कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक है, एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र की अवस्था को पोषक तत्वों की मात्रा, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, निर्धारित करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जीवन चक्र की अंतिम अवस्था को सुपोषण की अवस्था कहते हैं, यूट्रोफिकेशन का स्टेज कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यूट्रोफिक या सुपोषण की अवस्था प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है या पर्यावरणीय समस्या है। अब ध्यान दीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब हमें यहाँ खोजना है कि क्या सुपोषण प्रकृति के अनुरूप होने वाली सामान्य प्रक्रिया है या यह एक पर्यावरणीय समस्या है। तो ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का अगर जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन जो एक समुदाय में जीवन प्रत्याशा दर होती है या एक सामान्य आयु होती है जिसके बाद किसी की मृत्यु को हम नेचुरल डेथ कहते हैं कि एक सामान्य जो है मृत्यु हुई है, तब तो कहेंगे सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर समय के पहले या कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का यदि समय के पहले मृत्यु हो जाता है तो कहते हैं ये एक तो दुर्घटना की स्थिति है। ठीक उसी प्रकार से अगर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में समय से पहले ही सुपोषण की अवस्था आ जाती है, यानी
जो किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की जीवन अवधि होनी चाहिए, जितने समय तक उस सिस्टम को डेवलप होने में लगना चाहिए, उससे पहले ही अगर वह यूट्रोफिकेशन के स्टेज को प्राप्त कर लेता है, तब वह एक पर्यावरणीय समस्या है। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या सुपोषण एक पर्यावरणीय समस्या है, तो कहेंगे सुपोषण प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी सुपोषण जलीय पाशिकी तंत्र के जीवन चक्र से संबंधित एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य अवस्था है। लेकिन जब कभी भी ये अवस्था समय से पहले आ जाती है, तो उसे हम पर्यावरणीय समस्या के रूप में देखते हैं। तो कहेंगे आखिरकार कब सुपोषण एक पर्यावरणीय समस्या का रूप ले सकता है। तो देखिए, यानी क्या सुपोषण एक पर्यावरणीय समस्या है, तो सुपोषण तब ऐसा अगर कोई कहे तो कहेंगे नहीं, सुपोषण इस पर पहले क्या कहेंगे कि सुपोषण यूट्रोफिकेशन प्रकृति के अनुरूप जलीय पाशिकी तंत्र, प्रकृति के अनुरूप जलीय पाशिकी तंत्र के जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। लेकिन कब यह पर्यावरणीय समस्या होगी? लेकिन जब जलीय भाग में बाह्य कारकों के प्रभाव से, जलीय भाग में कोई भी बाह्य कारकों के प्रभाव से पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होने पर सुपोषण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सुपोषण प्रकृति के अनुरूप होने वाली जो एक सामान्य प्रक्रिया है, वह कब पर्यावरणीय समस्या हो रही है? जब बाह्य कारकों के प्रभाव से जल के किसी भी स्रोत में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो नाम पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये तो अच्छी बात है, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण, यानी पोषक तत्व मिल रहा है। लेकिन आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी एक समस्या है। यानी कुपोषण को दो तरह से देखा जाता है कि जितना भोजन चाहिए, जो आपको जिस प्रकार से संतुलित आहार करना चाहिए, जितनी मात्रा में, अगर वो नहीं मिल रही है तो भी आपके लिए कुपोषण की समस्या है। और अधिक मात्रा में अगर आप भोजन कर ले रहे हैं, जितना करना चाहिए उससे अधिक, तो भी वो समस्या है। ठीक यहाँ पर वही स्थिति हो रही है। अब प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार कब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और सुपोषण से इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए, मानवजनित गतिविधियों के कारण, यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण, अब उदाहरण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक का औसत से अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने के कारण अब सोचिए,
अगर आप कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक का औसत से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र में आप नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का अगर औसत से अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, फॉस्फोरस का उपयोग कर रहे हैं, इन सब का अगर उपयोग कर रहे हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर यह इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक जल के साथ घुलने के बाद किसी, या दूसरे शब्द या यह बेहतर कहना होगा कि बहते हुए जल के साथ घुलकर यदि किसी जल के स्रोत में जमा होंगे, तो वहाँ इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की मात्रा में वृद्धि होने पर वहाँ के लिए पोषक तत्वों की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। क्योंकि मिट्टी में हम इस प्रकार के रासायनिक उर्वरक का उपयोग इसलिए करते हैं जिससे कि पौधों को या फसलों को उचित मात्रा में या उपयुक्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हो सके। ठीक उसी प्रकार से अगर आप उद्योगों से, यानी औद्योगिक इकाइयों से कार्बनिक अवशिष्ट का जल स्रोत में निष्कासन होने पर, या घरों से कार्बनिक अवशिष्ट का जल स्रोत में निष्कासन होता है, तो कृषि के क्षेत्र में अगर रासायनिक उर्वरक का या औद्योगिक इकाइयों से कार्बनिक अवशिष्ट का या घरों से जो गंदगी बाहर निकलता है, अगर वो जल के स्रोत में जाकर जमा होंगे, तो इससे आम आदमी के लिए, मानव समुदाय के लिए जल प्रदूषित हो रहा है। मानव समुदाय के लिए क्या होगा, जल प्रदूषित होगा। लेकिन पानी में मिलने वाले पादप प्लवकों के लिए क्या होगा, पादप प्लवकों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब ये ऐसे पोषक तत्व पानी में जाएंगे तो इससे शैवाल के लिए पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध उनको हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या करेंगे, और ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे, प्लवकों की संख्या बढ़ेगी। तो आपने ये देखा होगा कि जल के स्रोत में जब इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का जमा होता है, सोचिए अगर ये जल का स्रोत है, इसमें जब इनका जमाव होता है तो ऊपर में आपको काई जमा हुआ दिखाई देगा, यानी शैवाल की संख्या क्या हो जाएगी, शैवाल की संख्या में वृद्धि होती है। बल्कि आप कह सकते हैं कि शैवाल की संख्या में अप्रत्याशित दर से वृद्धि होती है, जिसे एल्गी ब्लूम या शैवाल प्रस्फोटन भी कहते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न का जवाब यहाँ आपको मिल जाना चाहिए कि यदि कोई आपसे यह प्रश्न करता है कि एल्गी ब्लूम का कारण, एल्गी ब्लूम किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे कि जलीय भाग में शैवाल की संख्या में अप्रत्याशित दर से होने वाली वृद्धि को एल्गी ब्लूम कहते हैं। दूसरा प्रश्न किया जाए, एल्गी ब्लूम का मूल कारण क्या है, तो बाह्य स्रोत से, किसी अन्य स्रोत से उस जलीय भाग या जल के स्रोत में या जलीय भाग में पोषक तत्वों की मात्रा में होने वाली वृद्धि। तो जलीय स्रोत या जलीय भाग के में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि कैसे हो सकती है,
तो कहेंगे इसके कई कारण हो सकते हैं। जहाँ कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग होता है या जहाँ उद्योगों से गंदगी बाहर निकलता है, कार्बनिक पदार्थ के अवशेष बाहर निकलते हैं और जल के स्रोत में जाकर जमा हो जाते हैं, या घरों से जो कार्बनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं वो जल के स्रोत में जमा हो जाते हैं, तो इससे शैवाल को पोषक तत्व मिलता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि एल्गी ब्लूम का प्रभाव क्या होगा। आखिर मान लीजिए शैवाल की संख्या बढ़ रही है, जल की सतह पर अगर शैवाल प्रस्फोटन देखने को मिल रहा है तो इससे इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, शैवाल प्रस्फोटन के कारण यानी एल्गी ब्लूम के कारण जलीय सतह की पारदर्शिता में कमी आती है। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अभी जैसा डायग्राम ड्रॉ किए थे कि अगर जलीय सतह, ये जलीय भाग है और ऊपर की परतों में ऐसे शैवाल की संख्या अगर बढ़ गई, शैवाल की संख्या बढ़ जाएगी तो जलीय सतह की पारदर्शिता क्या होगी, कम होगी। तो जो ये सूर्य का प्रकाश है, पारदर्शिता के कम होने पर अंदर की परतों में सौर प्रकाश की उपलब्धता के कम होने के कारण शैवाल की मृत्यु होने लगती है। अब सोचिए, एक तरफ पहले से ही कार्बनिक पदार्थ बाहरी स्रोत से आ गया और साथ में शैवाल जो अंदर में वो भी मरने लगे, तो इससे क्या होता है, शैवाल की मृत्यु होने पर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि के कारण बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगता है, बीओडी अधिक होने लगता है। क्योंकि जैसा कि अभी फिर से मैंने आपको रिवाइज कराया कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए आवश्यक होता है, जिसकी आवश्यकता सूक्ष्म जीवों को होती है, उसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने लगता है। जब यही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाता है, यानी बीओडी ऑक्सीजन की उपलब्धता से अधिक हो जाता है, उपलब्धता से अधिक हो जाती है, तब हाइपॉक्सिया के कारण यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण छोटी बड़ी मछलियां मरने लगती हैं। जब छोटी बड़ी मछलियां मरेंगी तो जल के प्रदूषित होने के साथ, यानी जल प्रदूषण के साथ जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का ह्रास होता है। अब क्या आपने समझा कि यूट्रोफिकेशन यानी किसी भी जल के स्रोत में बाह्य कारकों के प्रभाव से जब पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है तो वह किस प्रकार से
पर्यावरणीय समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसको देखिए। पहला प्रश्न क्या हुआ कि जलीय स्रोत में शैवाल की संख्या में अप्रत्याशित दर से होने वाली वृद्धि यानी एल्गी ब्लूम का क्या कारण है। तो क्या जवाब हुआ, तो कहेंगे एल्गी ब्लूम का कारण बाह्य कारकों या बाह्य स्रोतों से जलीय भाग में पोषक तत्वों की मात्रा में होने वाली वृद्धि। दूसरा प्रश्न क्या होगा, शैवाल प्रस्फोटन से जलीय भाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल की पारदर्शिता में कमी आती है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जल की सतह की पारदर्शिता में कमी आने का मुख्य कारण ऊपर की परतों में या सतह पर शैवाल प्रस्फोटन का होना। अगला प्रश्न देखिए, जल की सतह की पारदर्शिता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहेंगे अंदर की परतों में सौर प्रकाश की मात्रा कम होने लगती है। यानी अंदर की परतों में सौर प्रकाश की मात्रा के कम होने का कारण जल की सतह की पारदर्शिता का कम होना। अंदर की परतों में सौर प्रकाश की उपलब्धता के कम होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहेंगे अंदर की परत में जो शैवाल होते हैं वो नष्ट होने लगे, यानी शैवाल की क्रियाशीलता जो होती है वो खत्म हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। अब वह शैवाल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर हो गए, पहले जीव थे, पादप प्लवक थे। अब शैवाल के निष्क्रिय होने पर, उनकी मृत्यु होने पर जलीय भाग में जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने लगती है तो उनके विघटन के लिए, सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनके विघटन के लिए ऑक्सीजन की मात्रा में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जब वृद्धि होती है, तब यही जब बीओडी जल में घुले हुए ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है तो वह हाइपोक्सिया का मुख्य कारण बन जाता है। तो हाइपोक्सिया की स्थिति कब बनती है, तो जब बीओडी जल में घुले हुए ऑक्सीजन से अधिक हो जाता है। हाइपोक्सिया से क्या होता है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो छोटी और बड़ी मछलियां मरने लगती हैं। इनमें से कौन सी मछलियों के मरने की संभावनाएं अधिक होती है। तो अगर कोई खुला समुद्र होगा तो बड़ी मछलियां तो तैर कर कहीं और भाग जाएंगी, लेकिन अगर बंद जलीय भाग हो तो बड़ी मछलियां जल्दी मर सकती हैं क्योंकि उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से क्या होता है, फाइनली जल में प्रदूषित होता है, जैव विविधता का ह्रास हो जाता है। ये था यूट्रोफिकेशन। तो जल के प्रदूषित होने का एक महत्वपूर्ण कारण यूट्रोफिकेशन भी है। जलीय पाशिकी तंत्र में या समुद्री बायोम में या जलीय भाग की जैव विविधता में ह्रास का एक महत्वपूर्ण कारण, जलीय पाशिकी तंत्र की जैव विविधता में ह्रास का एक महत्वपूर्ण कारण यूट्रोफिकेशन के प्रभाव से जल का प्रदूषित होना। आप सोचिए, इस तरह के जब शैवाल एल्गी ब्लूम होता है तो शैवाल कैसे हो सकते हैं, ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, ब्लू कलर के भी हो सकते हैं। इनके रंग अलग अलग होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि शैवाल प्रस्फोटन एल्गी ब्लूम को लोग रेड टाइड, ब्लू टाइड, ब्राउन टाइड इस प्रकार के टर्म्स के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यानी जिस प्रकार के शैवाल होते हैं उसी प्रकार जल का कलर होने लगता है, वाटर के कलर क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। तो ये था यूट्रोफिकेशन। अब देखिए क्या समझा आपने कि जहाँ जलीय पाशिकी तंत्र की अपनी एक उत्पादकता होती है, वहीं जलीय पाशिकी तंत्र की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले कारक इसके जीवन चक्र को निर्धारित करते हैं, जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। इसलिए जलीय पाशिकी तंत्र के जीवन चक्र की
अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ओलिगोट्रॉपिक, मेजोट्रॉपिक और यूट्रॉपिक। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत जलीय पाशिकी तंत्र की वृद्धा या अंतिम अवस्था को ही यूट्रोफिकेशन का स्टेज कहते हैं, सुपोषण की अवस्था कहते हैं, जिसके बाद पाशिकी तंत्र की उत्पादकता के कम होने के कारण द्वितीयक जीवयनक्रमण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन जब बाह्य कारकों के प्रभाव से जल प्रदूषित होता है तो समय से पहले यूट्रोफिकेशन की स्थिति आ जाने पर जलीय पाशिकी तंत्र के असंतुलित होने के कारण जैविकता का ह्रास होता है, जल प्रदूषित होते हैं। अब यहाँ देखिए यूट्रोफिकेशन और कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग में समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते समय आपने प्रवाल भीति की सामान्य विशेषताओं के साथ प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाओं और प्रवाल भीति के प्रकार का अध्ययन किया था। अगर आप समुद्र विज्ञान के इस कॉन्सेप्ट को या टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो कम से कम इतनी बातें तो आप आराम से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रवाल क्या है। एक प्रकार का जंतु प्लवक होता है। प्रवाल एक प्रकार का जंतु प्लवक होता है जिसके ऊपर चूना पत्थर के खोल होते हैं, लाइमस्टोन का सेल होता है, और यह जुओजेंथली के साथ, यानी प्रवाल जो है इस जुक्सैंथली भी लोग कहते हैं, इस जुक्सैंथली के साथ कोरल सहजीवी के रूप में रहता है। तो जुक्सैंथली एक प्रकार का पादप प्लवक होता है, जो ब्राउन ग्रीन एल्गी की एक प्रजाति है, भूरे हरे शैवाल की एक प्रजाति है। तो जैसे भी आपको हमने कहा कि जुक्सैंथली एक प्रकार का पादप प्लवक होता है, यह एक प्रकार का शैवाल होता है। तो इतना सुनने के साथ आप यह अब कह सकते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ कि जुक्सैंथली प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे इस जंतु प्लवक यानी प्रवाल जंतु प्लवक को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यानी जुक्सैंथली से कोरल को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, और जुक्सैंथली के द्वारा उपापचयी क्रियाओं के बाद, मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उसका उपयोग जुक्सैंथली पोषक तत्वों के रूप में करते हैं। तो क्या यहाँ क्लियर हो गया कि जुक्सैंथली और प्रवाल दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, इसलिए दोनों ही सहजीवी के रूप में रहते हैं। चूँकि प्रवाल भूरे हरे रंग का होता है, चूँकि जुक्सैंथली भूरे हरे रंग का होता है और प्रवाल के ऊपर चूना पत्थर का खोल होता है, इसलिए प्रवाल का अपना कोई रंग नहीं होता है, बल्कि इस प्रवाल के ऊपर जुक्सैंथली के होने के कारण यह प्रवाल भूरे हरे रंग का नजर आता है। अब सोचिए कि जब कभी भी प्रवाल के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, तब यह जुक्सैंथली प्रवाल से अलग होने लगता है। क्योंकि जब प्रवाल के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं हैं तो जुक्सैंथली के लिए भी एडवर्स कंडीशन हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो जब जुक्सैंथली जो है प्रवाल से अलग होने लगता है
तो प्रवाल का रंग सफ़ेद होने लगता है। तो प्रवालों के रंगहीन होने की प्रक्रिया को ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो समुद्र विज्ञान के टॉपिक को रिवाइज करते हुए, इस चैप्टर को रिवाइज करते हुए आपको यहाँ पर आना है। और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है कि आप कॉपी को खोले बिना, कॉपी ओपन किए बिना, आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे और प्रयास करेंगे कि क्या क्या हम प्रवाल के बारे में पहले से जानते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रिकॉल कर पाएँ और रिकॉल करके यहाँ के टॉपिक से उसको रिलेट कर पाएँ। और उसके बाद जो आप नहीं रिकॉल कर पाएंगे, उसके लिए आप फिर कॉपी ओपन कीजिए, तो वही रियल रिवीजन होगा। आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रवाल विरंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रवालों के रंगहीन होने की प्रक्रिया को प्रवाल विरंजन कहते हैं। प्रवाल विरंजन के कारण, यानी प्रवाल विरंजन का दर अधिक होने पर प्रवालों की संख्या में तेजी से कमी आती है। प्रवाल विरंजन का दर अधिक होने के कारण प्रवालों की संख्या में तेजी से कमी आती है। अब कंपेयर कीजिएगा कि जब कोरल ब्लीचिंग होता है तो कोरल ब्लीचिंग के कारण प्रवाल मरने लगते हैं। तो जब प्रवाल मरने लगे तो इनकी संख्या में कमी आ रही है, तो शैवाल की संख्या भी कम होगी। और प्रवाल की संख्या में तेजी से कमी आने के साथ जलीय पाशिकी तंत्र के असंतुलित होने पर छोटी बड़ी मछलियां मरने लगती हैं, जिससे जल प्रदूषण के साथ बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का ह्रास होता है। तो देखिए यहाँ कोरल ब्लीचिंग भी जल के प्रदूषित होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। कोरल ब्लीचिंग भी जलीय भाग के जैव विविधता में ह्रास का एक महत्वपूर्ण कारण है। और यूट्रोफिकेशन भी जल के प्रदूषित होने के साथ जैव विविधता में ह्रास का एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्या है, आप इसको कंपेयर कीजिए। पहले कंपेयर कैसे करना है उसको देखिए। कहेंगे यूट्रोफिकेशन, सुपोषण और प्रवाल विरंजन दोनों के कारण, यूट्रोफिकेशन और प्रवाल विरंजन के कारण जल के प्रदूषित होने पर बायोडायवर्सिटी का, जैव विविधता का ह्रास होता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया स्वच्छ जलीय, खारे जलीय पाशिकी तंत्र, इन दोनों में हो सकती है। किसी भी जलीय पाशिकी तंत्र में सुपोषण की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया का संबंध खारे जलीय पाशिकी तंत्र से है। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो प्रवाल का विकास छिछले जलीय भाग में लगभग 30 फैदम की गहराई तक होता है। नंबर 1 पॉइंट है।
यानी प्रवाल का विकास कहाँ होता है? जहाँ जल की गहराई बहुत अधिक नहीं होती है और जलमग्न स्थल की सतह पर होता है। प्रवाल के विकास के लिए जल की सतह का तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। यानी अगर हम प्रवाल यहाँ पर साइड में अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को रिवाइज कर सकते हैं कि प्रवाल के विकास के लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। सैलिनिटी 27 से 30 के बीच में होनी चाहिए। तो आप इमेजिन कीजिए, यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रवाल समुद्र के उस भाग या उस क्षेत्र में मिलते हैं जहां जल की लवणता औसत से कम होती है। ना ही यह फ्रेश वाटर में मिलते हैं, स्वच्छ जलीय भाग में मिलते हैं, और ना ही ये लवणीय जलीय भाग में मिलते हैं जहां जल की लवणता औसत से अधिक होती है। जबकि शैवाल आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएगा, खारे पानी में मिल जाएगा, लवणीय पानी में मिल जाएगा। तो शैवाल किसी भी प्रकार के जलीय पाशिकी तंत्र में मिल सकते हैं, लेकिन कोरल का विकास विशिष्ट पारिस्थितिकी दशाओं में होता है। इसलिए कोरल ब्लीचिंग का संबंध खारे जलीय पाशिकी तंत्र से। यूट्रोफिकेशन, अब ध्यान दीजिए, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? तो यूट्रोफिकेशन में किस समय शैवाल की संख्या में अप्रत्याशित दर से वृद्धि होती है। जबकि कोरल ब्लीचिंग के समय प्रवाल के रंगहीन होने के साथ प्रवालों की संख्या में कमी आने लगती है। यानी यहाँ जब हम प्रवाल कह रहे हैं, कोरल कह रहे हैं, तो शैवाल भी साथ में है। अब ध्यान दीजिए, यूट्रोफिकेशन का कारण क्या है? यूट्रोफिकेशन के प्रभाव की अगर हम बात करें तो यूट्रोफिकेशन के कारण जल का रंग लाल, नीला, भूरा होने लगता है। जबकि कोरल ब्लीचिंग के कारण जल का रंग सफ़ेद होने लगता है। यूट्रोफिकेशन का कारण बाह्य स्रोतों से जलीय भाग में कार्बनिक पदार्थों का निष्कासन। यानी जब किसी भी बाह्य स्रोत से जलीय भाग में कार्बनिक पदार्थ आते हैं तो यूट्रोफिकेशन की स्थिति बनती है। और कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर प्रवाल विरंजन के दर में होने वाली वृद्धि का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, और इस औसत तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण ही प्रवाल के विकास के लिए प्रतिकूल दशाएं बन रही है। क्योंकि जिस क्षेत्र में प्रवाल मिलते हैं वहाँ का तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए एवरेज टेम्परेचर। तो जहाँ का पहले ही तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस हो, अगर वहाँ के तापमान में और वृद्धि होगी तो प्रवाल मरने लगेंगे। दूसरा, प्रवाल के स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर मरने का कारण जल प्रदूषण भी हो जाता है। तो जब जल प्रदूषित होता है तो भी प्रवाल मरते हैं, लेकिन उस समय प्रवाल के मरने का कारण यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है। तीसरा, चूँकि प्रवाल छिछले जलीय भाग में मिलते हैं जहाँ जल की गहराई 30 फैथम से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो अगर जल स्तर में वृद्धि होगी, हिमगलन के कारण, अधिक वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि होगी, तो प्रवाल अधिक गहराई में डूबकर मर सकते हैं। तो प्रवाल विरंजन के कई कारण हैं,
जिसमें आज ग्लोबल वार्मिंग को मुख्य कारण माना जा रहा है। यूट्रोफिकेशन के लिए का एकमात्र मुख्य कारण है कि किसी भी बाह्य स्रोत से अगर जलीय भाग में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकता है। तो आप सोचिए, इसी टॉपिक को ऐसे रिवर्स कर दीजिए कि जल के प्रदूषित होने का कारण, जल के प्रदूषित होने का कारण या जलीय भाग में जैव विविधता में ह्रास का कारण, तो मूल कारण दो मिल गया ना, एक यूट्रोफिकेशन और दूसरा कोरल ब्लीचिंग। और हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे उस टॉपिक से आगे बढ़ने के पहले देखिए कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। तो अध्ययन के साथ हमें क्या समझ में आया कि अगर इकोसिस्टम की अपनी एक उत्पादकता होती है, पारिस्थितिकी तंत्र एक नियम के तहत अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखता है और पारिस्थितिकी तंत्र का अपना एक जीवन चक्र होता है। लेकिन जब कभी भी प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न होती हैं, समय से पहले पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है, तो वह प्रदूषण के साथ साथ जैव विविधता में ह्रास का कारण बनता है। अब देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम फूड चेन को देखें तो फूड चेन में हमने क्या समझा कि एक तरफ पादप प्लवक पर जो आश्रित होते हैं वह जंतु प्लवक होते हैं। यहाँ आपको उदाहरण में हमने क्या दिया, किस उदाहरण को यहाँ आपने लिया था, जुक्सेंथली, और कॉमन एग्जाम्पल कहें तो शैवाल, और इसके साइंस की तरफ जाएं तो थैलोफाइटा। जंतु प्लवक में कोरल, प्रवाल को देखा जाए तो यह क्या है, तो इसका संबंध किससे है, पोरीफेरा से भी हो सकता है, सिलेंट्रेटा से भी हो सकता है। और इसके बैकग्राउंड में जाएं रूट कॉज की तरफ तो क्या कहेंगे, इसका संबंध किससे हो गया, एनिमल किंगडम से। अब जंतु प्लवक के बाद इस पर जो आश्रित होते हैं कौन है, छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियों पर जो आश्रित होते हैं कौन है, बड़ी मछलियाँ। इनका संबंध कौन से जैविक समुदाय से, तो नेक्टॉन का संबंध किससे है, तो पाइसिज का संबंध किससे है, तो एनिमल किंगडम। तो अब नेक्स्ट, अगर हम विज्ञान की सहायता से इन्वायरमेंट को समझते हैं तो हमें क्या अध्ययन करना है, जैविक समुदाय का पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करना है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना है। यह जानने का प्रयास करना है कि जो जैविक समुदाय हैं वह कौन से इकोसिस्टम के घटक हैं और इकोसिस्टम में उनकी अपनी भूमिका क्या है। तो अभी हम लोग जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक समुदाय का अध्ययन करते समय उनकी भूमिका को समझने के लिए हमें फूड चेन को देखना होता है कि वो कौन, फूड चेन में उनका पोजीशन क्या है। तो पादप प्लवक अगर उत्पादक है, जंतु प्लवक उस पर आश्रित सहजीवी हैं, दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं। तो इन्हीं पर आश्रित कौन है, छोटी और बड़ी मछलियाँ। तो अब इनके बारे में जानने के कुछ प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मछलियों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर समझिएगा कि हैबिटेट के आधार पर हम मछलियों को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। एक, स्वच्छ जल में मिलने वाली मछलियाँ, ठीक है, स्वच्छ जल में मिलने वाली मछलियाँ, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण है स्टर्जियन। कैस्पियन सागर में इसकी संख्या
कैस्पियन सागर में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। हर प्रकार के फ्रेश वाटर फिश के बारे में आपको नहीं जानना है, बल्कि आपको यहाँ पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप जैविक समुदाय के स्तर पर इकोसिस्टम में हर एक पोषण स्तर के जीवों का अध्ययन कर सकते हैं और उसमें अध्ययन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, अगर हैबिटेट के आधार पर फ्रेश वाटर में मिलने वाली मछलियों की हम पहचान कर लेते हैं। आपके सामने ये उदाहरण के रूप में मिलता है स्टर्जियन, तो आप इसको देखकर ही आसानी से ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इस प्रकार की मछलियाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के फूड चेन का निर्धारण करेंगी। उसके बाद देखिए मरीन फिश, यानी खारे जल में मिलने वाली मछलियाँ। तो खारे जल में मिलने वाली मछलियों को भी उनके हैबिटेट के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, पेलाजिक और डिमर्सल फिश। पेलाजिक और डिमर्सल फिश। पेलाजिक फिश छिछले जलीय भाग में मिलने वाली मछलियाँ होती हैं। छिछले जलीय भाग में मिलने वाली मछलियाँ होती हैं। और डिमर्सल गहरे जलीय भाग में मिलने वाली मछलियाँ होती हैं। तो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है कि आपसे अगर कोई प्रश्न करे कि खारे जल में मिलने वाली मछलियों की पहचान पहले किस आधार पर करते हैं, तो क्या जवाब देंगे कि जल की गहराई के आधार पर वैसी मछलियां जो छिछले जलीय भाग में मिलती हैं उन्हें पेलाजिक फिश कहते हैं, और वैसी मछलियां जो अधिक गहराई में मिलती हैं उन्हें डिमर्सल फिश कहते हैं। उसके बाद वैसी मछलियां जो प्रजनन के लिए नदी में स्वच्छ प्रवेश कर जाती है, स्वच्छ जलीय भाग की ओर चली जाती हैं और अधिकांश समय जो है समुद्र में बिताती हैं, उन्हें एनाड्रोमस फिश कहते हैं। कौन सा फिश कहते हैं? एनाड्रोमस फिश कहते हैं। और इसका बेहतर उदाहरण कौन सा है? सालमन। अब ध्यान दीजिए, जो मछलियाँ मिलती हैं मछलियों के प्रकार में, तो अब यहाँ क्या स्पष्ट हो गया कि मछलियों के प्रकार का अध्ययन करते समय हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए या जानने का प्रयास करना चाहिए कि मछलियाँ कहाँ पर मिलती हैं, उनका हैबिटेट क्या है। और इस आधार पर हम मछलियों को 3 अलग अलग प्रकार के में रख सकते हैं। और जब हम खारे जल में मिलने वाली मछलियों का अध्ययन करें तो यह भी जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो मछलियाँ पेलाजिक फिश हैं या डिमर्सल फिश हैं। अब देखिए, अगर आप फ्रेश वाटर स्टर्जियन की बात करें तो क्या यहाँ स्पष्ट हो गया कि फ्रेश वाटर स्टर्जियन, जैसे ये का आपको हमने नाम दे दिया स्टर्जियन, इसलिए यह नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विश्व स्तर पर स्वच्छ जल में मिलने वाली मछलियों में इसका आर्थिक महत्व अधिक है, इसकी अपनी उपयोगिता है और इसका जो क्षेत्र ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैस्पियन सागर में इसकी संख्या सबसे अधिक है। अब इसी प्रकार अगर आपने कहीं मैगजीन पढ़ते समय, न्यूज़ पढ़ते समय आपको यह जानने को मिला कि स्वच्छ जल में मिलने वाले किसी खास मछलियों की प्रजातियां कम होने लगी या किसी खास मछलियों की प्रजातियों का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस अधिक हो गया है या आर्थिक महत्व अधिक हो गया, यानी किसी भी कारण से कोई भी स्वच्छ जल में मिलने वाली मछली की प्रजाति अगर चर्चा का विषय बन जाए तो उसे लिस्ट में ऐड कर लीजिए।
और ऐड करते समय उसका नाम लिखिए और ये देख लीजिए कि वो किस क्षेत्र में मिल रही है। इस तरह से एक आपका अपना ओपन रहना चाहिए नोट्स कि जब आप समसामयिकी घटनाओं का अध्ययन कर रहे हो तो उस समय अगर कोई आपको इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन मिले तो यहीं लाकर नोट कीजिए। उसके बाद देखिए पेलाजिक फिश को, जैसा अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि छिछले जलीय भाग में मिलने वाली मछलियों को पेलाजिक फिश कहते हैं। अब छिछले जलीय भाग में मिलने वाली पेलाजिक फिश में कुछ मछलियों के नाम विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है, उनको उनके बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए, जिसमें एक है हेरिंग, दूसरी मछली का नाम जो इम्पोर्टेंट वो है मैकरेल, तीसरी प्रकार की मछली जो है जिसका नाम इम्पोर्टेंट है सार्डाइन। सार्डाइन के बाद जो एक नाम इम्पोर्टेंट है पिलकार्ड। तो हेरिंग, मैकरेल, सार्डाइन और पिलकार्ड, जिसमें सार्डाइन अगर आप विश्व के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन किए होंगे तो आपको भूमध्य सागर में एक आइलैंड देखने को मिला होगा जिस पर इटली का अधिकार है और वह है सार्डाइन आइलैंड। तो सार्डाइन आइलैंड के पास, सार्डिनिया आइलैंड जो है उसी के पास जो है जो ये मछली है वो उसकी संख्या सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया सार्डाइन। तो इन सब के साथ क्या कॉमन है कि ये सभी खारे जल में मिलने वाली वैसी मछलियां हैं जो अधिक गहराई में नहीं मिलती बल्कि जल की सतह के समीप मिलती है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि मान लीजिए फूड चेन में आपसे फूड चेन पर आधारित कोई प्रश्न करता है, जैसा कि एक प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा कि डायटम, क्रस्टेशियन और हेरिंग ऐसे नाम दिया गया है और कहा गया था कि इनका सही क्रम क्या है। अब डायटम अगर आप जान रहे हैं, डायटम नहीं जान रहे, हेरिंग जान रहे हैं और सिस्टमैटिक वे में अध्ययन किए रहेंगे तो आप डायटम और हेरिंग तो जान ही जाएंगे, क्योंकि डायटम जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला एक जीव है, पहले भी हमने आपको इससे परिचय कराया। हेरिंग एक प्रकार की मछली है, क्रस्टेशियन एक प्रकार का इंसेक्ट्स हो गया, तो इनको आप सही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, फूड चेन को तैयार करते समय जो फूड चेन में उदाहरण दिए रहते हैं उस उदाहरण को याद करने लगते हैं, ये सोचे समझे बिना कि आखिरकार इस जीव का या इस प्रजाति का संबंध कौन से किंगडम या किस जगह से, और आपके पास ये नाम रहेगा तो आप कहेंगे, इसके साइंस की भी बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वातावरण के यानी जल के तापमान में परिवर्तन के साथ इनके भी तापमान में परिवर्तन होता है। आप ऐसे करके साइंस से इसको रिलेट कर पाएंगे। ये फूड चेन में ये क्या है, कंज्यूमर है। अब देखिए इसी प्रकार से पेलेजिक के बाद अगर आप डिमर्सल फिश की बात करें, डिमर्सल यानी गहरे जलीय भाग में मिलने वाली मछलियों को डिमर्सल फिश कहते हैं। और डिमर्सल फिश में कॉड, टूना और हैडॉक, ये कुछ कॉमन नेम है जिसको ध्यान रखिएगा, कॉड, टूना और हैडॉक। तो मैकरेल, हेरिंग, पिलकार्ड, सार्डाइन, वो सब छिछले जलीय भाग में मिलने वाली मछलियाँ थी और ये गहरे जलीय भाग में मिलने वाली मछलियाँ हैं। दोनों के साथ कॉमन क्या है, दोनों ही खारे जलीय भाग में मिलने वाली मछलियों की प्रजातियाँ हैं। अब देखिए अगर एनाड्रोमस फिश की बात करें तो जैसे अभी कहा सालमन, तो यदि आप उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के ग्रैंड बैंक नाम से परिचित हैं तो सालमन जो है वो ग्रैंड बैंक के पास सालमन मछली जो है इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। और यही मछली जब इसे ब्रीडिंग करना होता है, प्रजनन करना होता है, तो ये वहाँ से सेंट लॉरेंस नदी में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वहीं सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, उस खाड़ी से होते हुए ये नदी में प्रवेश कर जाती है।
और फिर उसके बाद ब्रीडिंग करने के बाद फिर वापस समुद्र में आ जाती है। और यही नहीं, जब जीवन चक्र की अंतिम अवस्था में भी चली जाती है तो भी ये वहीं नदी में पहुंच जाती है। तो कह सकते हैं कि एनाड्रोमस फिश जो है, एनाड्रोमस फिश स्वच्छ जलीय भाग में, स्वच्छ जलीय भाग में प्रजनन और मृत्यु के समय जाती है, और अन्य समय खारे जलीय भाग में व्यतीत करती है। सालमन के अलावा और भी नाम यहाँ आप जान सकते हैं, चिनुक, हम्पबैक, ये सब भी एनाड्रोमस फिश के एग्जाम्पल है। तो क्या आपने देखा कि जलीय भाग में धाराओं और तरंगों के विपरीत दिशा में तैरने वाले जैविक समुदाय को नेक्टॉन कहते हैं। मछलियों की प्रजातियां नेक्टॉन कहलाते हैं, जिनका संबंध एनिमल किंगडम के पाइसेज फाइलम से है। इस प्रकार की मछलियां खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में प्लवकों पर आश्रित होती हैं। छोटी मछलियां प्लवकों पर आश्रित होती हैं और बड़ी मछलियां इन्हीं छोटी मछलियों पर आश्रित होती हैं। इस प्रकार की मछलियां स्वच्छ जल में, खारे जल में, स्वच्छ जल में और खारे जल में मिलती हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी मछलियाँ होती हैं जो प्रजनन के समय या अपने जीवन चक्र की अंतिम अवस्था में स्वच्छ जल में चली जाती हैं, जबकि अधिकांश समय खारे जल में बिताती हैं। और इस प्रकार की मछलियों की विशिष्ट प्रजातियों को एनाड्रोमस फिश भी कहते हैं। इस तरह आपने क्या किया, टाइप्स ऑफ फिश को समझ लिए, नाम से भी आपको परिचय करा दिए। तो कैटेगराइज कर लेंगे ऐसे। अब इनमें आप किताबों का अध्ययन किए या किसी मटेरियल का अध्ययन किए और दुनिया भर के मछलियों का नाम दिया हो तो नहीं नोट करना है। किसी भी एग्जाम्पल या नाम को नोट करने के पहले एक बार ज़रूर यह देखना है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस 3 ही हो सकता है, एक इकोलॉजिकल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा सोशल। तो किसी भी मछली की प्रजाति का अगर कभी भी इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल या सोशल इम्पोर्टेंस अधिक हो जाए तो उस समय आपको उस मछली के नाम को यहाँ ऐड करना है, कारण के साथ भी। अब जो प्रश्न उठता है, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार विश्व में जो है मछलियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ मिलेगी। तो देखिए, यह एक क्षेत्र है जिसे ग्रैंड बैंक कहते हैं और आप इस नाम से परिचित भी हैं कि ग्रैंड बैंक का संबंध न्यू फाउंडलैंड के उस क्षेत्र से है जहां महाद्वीपीय मग्नतट की चौड़ाई अधिक है। देखिए यहाँ पर यह जो क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र को देखें तो यहाँ देखिए महाद्वीपीय मग्नतट की चौड़ाई क्या है, अधिक है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन के पास जाएंगे तो यहाँ पर है डॉगर बैंक। तो उत्तरी सागर के महाद्वीपीय मग्नतट को डॉगर बैंक कहते हैं। तो न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक, उत्तरी सागर का डॉगर बैंक, और यहाँ पहुँच जाएगा जापान सागर के पास। तो ये जापान सागर के पास भी महाद्वीपीय मग्नतट की चौड़ाई अधिक है। हालांकि अगर आप मैप का, मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो यह आपको जानने को मिलेगा कि जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह का क्षेत्र है यहाँ पर भी महाद्वीपीय मग्नतट की चौड़ाई अधिक है। जो ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मानिया का क्षेत्र है यहाँ पर भी महाद्वीपीय मग्नतट की चौड़ाई अधिक है। जो यहाँ पर फाकलैंड द्वीप के पास, यानी अर्जेंटीना के पास जो फाकलैंड द्वीप है यहाँ पर भी महाद्वीपीय मग्नतट की चौड़ाई अधिक है। तो विश्व के और भी ऐसे क्षेत्र हैं
जहां महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई अधिक है, लेकिन मछलियों के भंडार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से ग्रैंड बैंक, डॉगर बैंक और जापान सागर का जो महाद्वीपीय मंगतट का क्षेत्र है उसका महत्व सबसे अधिक है। तो प्रश्न ये उठता है कि जो ये मछलियों की प्रजातियां हैं, इनकी ये हमारे लिए क्या एक संसाधन भी है, मत्स्य संसाधन, क्योंकि इसी इकोसिस्टम का मानव भी एक घटक है। वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का उपयोग करता है, और जब प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों का वह उपयोग करता है तो उसके लिए वह प्राकृतिक संसाधन हो जाता है। तो हमें समुद्री बायोम या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते समय केवल इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को ही नहीं समझना है, बल्कि साथ साथ में हमें यह भी जानने का प्रयास करना है कि किसी भी इकोलॉजिकल रीजन का इकोनॉमिक सोशल इम्पोर्टेंस कैसे है। इसके लिए हमें क्या विचार करना होगा कि आखिरकार मत्स्य संसाधन की प्रोडक्टिविटी या मछलियों की उत्पादकता को कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो डिस्कशन है इसे आप कह सकते हैं, इस डिस्कशन के पार्ट को अगर आप टॉपिक से जोड़ें तो आप इसे आर्थिक भूगोल का टॉपिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम लोग अब विचार कर रहे हैं समुद्री संसाधन की, और समुद्री संसाधन में मत्स्य संसाधन की, और मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों के, मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों के विकास को निर्धारित करने वाले कारक। अब आप कहेंगे कि हम लोग यहाँ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन में इस पर क्यों विचार कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का अध्ययन करते समय यह भी समझना है कि आखिरकार कोई भी पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र क्यों असंतुलित होता है। समुद्र में प्रदूषण की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, समुद्र में जैव विविधता का ह्रास क्यों होता है। तो जब मानव समुदाय प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने आर्थिक लाभ के लिए संसाधनों का दोहन करने लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसकी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन कई बार पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित होने पर जैव विविधता का ह्रास भी होता है। तो हमें यह समझना होगा कि समुद्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं, जैविक संसाधन, उन जैविक संसाधनों में मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग को कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं, क्योंकि जहाँ पर मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं होंगी, वहीं पर तो संसाधनों का अधिक दोहन होगा। तो देखिए, अब कैसे इस टॉपिक पर विचार करना है उसको समझते हुए चलिएगा। कि सबसे पहला पार्ट है कि मछलियों के भंडार को कौन डिसाइड करेगा। प्लवकों की उपलब्धता, प्लवकों की उपलब्धता को कौन निर्धारित करेगा। तो सीधी सी बात है, छिछले जलीय भाग का विस्तार, क्योंकि प्लवक कहाँ मिलते हैं, छिछले जलीय भाग में मिलते हैं।
छिछले जलीय भाग का विस्तार जहाँ अधिक होगा वहाँ प्लवकों की संख्या अधिक हो जाएगी। तो छिछले जलीय भाग के विस्तार को कौन निर्धारित करेगा? महाद्वीपीय मंगतट की मग्न तट की औसत चौड़ाई। तो अब ध्यान दीजिए, जहां महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक होती है, वहां छिछले जलीय भाग का विस्तार अधिक क्षेत्र में होने के कारण ही प्लवकों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं बन जाती हैं। क्योंकि जितना चौड़ा महाद्वीपीय मंगतट होगा उतना ही उनके लिए क्षेत्र मिल जाएगा, और जितनी अधिक संख्या में प्लवक होंगे उतना ही जो है मछलियों को भोजन मिल पाएगा। तो क्या अब प्रश्न उठता है कि क्या, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हमें फैक्टर्स को देखना है कि क्या जहां भी महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक होगी वहां पर प्लवकों की उपलब्धता अधिक होगी? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आपने प्रवाल का भी अध्ययन किया है। प्रवाल का अध्ययन करते समय आपने क्या देखा कि जहां समुद्र की सतह का तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, वहीं पर प्लवकों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं होंगी। इसलिए प्लवकों की उपलब्धता उस छिछले जलीय भाग में अधिक होती है जहां पर कूल वाटर होता है। कूल वाटर का मतलब जल का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो क्या आंसर मिला कि महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक होने के साथ जल का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होने पर प्लवकों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं अनुकूल हो जाती हैं। इसलिए जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का अभिसरण होता है, या गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर जल का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तक होने के कारण प्लवकों की संख्या पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए, दो आंसर मिल गया कि वैसा क्षेत्र जहां महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक है और साथ में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती होंगी, वह प्लवकों की संख्या या प्लवकों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र होता है। और इस प्रकार के क्षेत्र में ही मछलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मछलियों को साथ में क्या चाहिए? प्लवक जो है इन्हें क्या चाहिए? तो पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। अब ध्यान दीजिए भाई, प्लवक को भी तो भोजन चाहिए, तो पोषक तत्व कहाँ से समुद्र को मिलेगा? या तो तटीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के कारण, उद्योगों का विकास होने के कारण औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ से प्लवकों को पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाएगी। या गर्म और ठंडी जलधाराओं का जहां अभिसरण होगा वहां जलधाराओं के द्वारा लाए गए पोषक तत्वों से भी प्लवकों को भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या आपने समझा कि चूंकि मछलियों के लिए
मछलियों के लिए प्लवक ही, प्लैंक्टन ही भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। इसलिए जहाँ प्लवकों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर मछलियों की संख्या भी अधिक होती है। अब सोचिए, प्लवकों की संख्या उस क्षेत्र में अधिक होती है जहां महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक होती है, लेकिन महाद्वीपीय मंगतट का औसत चौड़ाई अधिक होने के साथ अगर वहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जिससे जल की सतह का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है और जलधाराओं के द्वारा वहां पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है, तो उस क्षेत्र में प्लवकों की संख्या अन्य किसी भी क्षेत्र से अधिक होने के कारण मछलियों की संख्या भी अधिक होगी। तो अब देखिए, इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखकर वापस मैप पर आइए। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है कि इधर से लैब्राडोर जलधारा आती है, इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है, इधर से लैब्राडोर जलधारा, इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है और मिलती है। इस कारण से यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराओं का कन्वर्जेंस होता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है कि इधर से उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जाती है, इधर से ग्रीनलैंड जलधारा आती है, ठंडी गर्म जलधाराएं मिलती हैं। महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई भी अधिक है, गर्म और ठंडी जलधाराओं का अभिसरण भी होता है। आसपास के क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में उद्योगों का विकास भी हुआ है, इसलिए पोषक तत्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ से क्यूरोशियो जलधारा जाती है, क्यूरोशियो जलधारा, इधर से ओखोटक्स जलधारा आती है या ओइशियो जलधारा, ओखोटस्क या ओइशियो जलधारा आती है। तो यहाँ पर भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ पर भी महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई अधिक है, महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई अधिक है। यहाँ पर भी उद्योगों का विकास हुआ, इसलिए यह वैसे क्षेत्र हैं जहाँ प्लवकों की संख्या अधिक होने के साथ, प्लवकों की संख्या अधिक होने के कारण मछलियों की भी यहाँ पर पर्याप्त भंडार है। तो आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं, यहाँ पर भी तो इधर से ब्राज़ीलियन जलधारा आती है, इधर से फाकलैंड जलधारा आती है, तो इस जगह पर भी तो मछलियों की संख्या अधिक होगी, तो यहाँ पर भी मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास होना चाहिए। यहाँ पर भी इस जगह पर तो इधर से एक गर्म जलधारा आ जाती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, लेकिन यहाँ से ठंडी जलधाराएं की बात करें तो ठंडी जलधारा नहीं आती है, तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं होता है। तो अब यहाँ हमें क्या विचार करना है कि क्या जहाँ भी महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक होगी, गर्म ठंडी जलधाराएं मिलेंगी और उनके कारण अगर वहाँ प्लवकों की संख्या अधिक होगी तो उस क्षेत्र में मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास होगा। मछलियों की संख्या को तो ये प्राकृतिक कारक निर्धारित कर दिए, लेकिन क्या जहाँ पर भी मछलियों की संख्या अधिक होगी वहाँ पर मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास होगा? तो इसके लिए हमें अन्य कारकों पर विचार करना होगा, जिसमें अन्य कारकों की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर हम प्राकृतिक कारक जलवायु की बात करें, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे प्लवकों की उपलब्धता के बारे में। तो जहाँ देखिए, जहाँ समशीतोष्ण जलवायु दशा होने पर मछलियों में, समशीतोष्ण जलवायु दशा होने पर मछलियों में वसा की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अब कहेंगे क्यों अधिक होती है? तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि मछलियाँ क्या हैं। अगर हम मछलियों की बात करें तो मछलियाँ जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं, कोल्ड
ब्लडेड एनिमल होते हैं, जिनके तापमान में परिवर्तन होता रहता है। आप सोचिए, अगर यदि जल का तापमान अधिक होगा तो हीट का ट्रांसफ़र इस पानी से जल से किधर जाएगा? मछलियों के शरीर के अंदर में। तो उष्णकटिबंधीय महासागर में जहाँ जल का तापमान अधिक होता है वहाँ मछलियाँ अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करती हैं। और इसके लिए क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय महासागर की मछलियों के त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। वसा क्या होता है? हीट। वसा ऊष्मा का कुचालक होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। यानी उष्णकटिबंधीय महासागर में जल का तापमान अधिक होने के कारण हीट का ट्रांसफ़र जल से मछलियों के शरीर में होने पर मछलियां मर सकती हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अगर इसके लिए उन्होंने अपने शारीरिक लक्षण में एक प्रकार से अनुकूलन किया, अगर वसा की मोटी परत होगी तो बाहर से हीट अंदर नहीं आएगा, उनके बॉडी का टेम्परेचर लगभग बैलेंस रहेगा। इसलिए यह साइंस था जो इसकी व्याख्या कर रहा है। और इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि उष्णकटिबंधीय महासागर में जहाँ महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई अधिक है और वहाँ मछलियों की संख्या भी अधिक हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वहाँ की मछलियों में वसा की मात्रा अधिक होगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस प्रकार की मछलियों की आर्थिक उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि लोग मछलियों का सेवन करते समय उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को देखते हैं। वैसे मछलियों का आर्थिक महत्व अधिक होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए क्या कहेंगे कि समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश में मिलने वाली मछलियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी आर्थिक उपयोगिता भी बढ़ जाती है। तो सोचिए, जहाँ एक तरफ मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में गर्म ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं, वहाँ महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई अधिक है, वहाँ मछलियों की संख्या भी अधिक है। तो वहाँ मछलियों की संख्या जो अधिक है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है, और दूसरी जगह एक जगह मछलियों की संख्या तो अधिक है लेकिन उसमें वसा की मात्रा अधिक है। तो आर्थिक महत्व किसका अधिक हो गया? जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। तो स्पष्ट हो गया कि क्यों मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास अधिक हुआ है। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक है, जहां पर प्लवकों के साथ मछलियों की संख्या अधिक है और उन मछलियों में प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो इसका मतलब वहाँ पर मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास हो जाएगा। तो कहेंगे नहीं, इसके लिए अदर फैक्टर्स का भी होना आवश्यक है। तो कहेंगे वो अदर फैक्टर्स क्या है? तो वहाँ की अगर हम पर्यावरणीय दशा को देखें, और पर्यावरणीय दशाओं में 3 प्रकार के इन्वायरमेंट को हम देखते हैं। एक प्राकृतिक या भौतिक कह सकते हैं, दूसरा आर्थिक, और तीसरा सामाजिक। तो अब ध्यान देना है यहाँ पर कि जहाँ पर प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण की बात करें तो मत्स्य संसाधन पर
आधारित उद्योग के विकास के लिए बंदरगाह नगरों का होना, बंदरगाह नगरों का होना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि आपको यह जानकारी है कि यहाँ इस क्षेत्र में, समुद्र के इस भाग में न केवल मछलियों की संख्या अधिक है, मात्रा अधिक है, बल्कि उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक है, इसकी आर्थिक उपयोगिता भी अधिक है। लेकिन उन मछलियों को पकड़ने जाना होगा, उसके लिए उस क्षेत्र में बंदरगाह का होना आवश्यक है। इसलिए मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग के विकास के लिए बंदरगाह नगरों का होना आवश्यक है। और बंदरगाहों के विकास के लिए, ध्यान दीजिए, बंदरगाहों के विकास के लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए इंडेंटेड कोस्ट, इंडेंटेड का मतलब शब्द पर ध्यान, इंडेंटेड दांत के समान से कटा फटा, डेंटेड वर्ड से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा तट हो जो इस प्रकार से नजर आए, क्योंकि जब ऐसे तट होंगे कटे फटे हुए तो इसमें जो ये तट का बाहर निकला हुआ भाग है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों का आसानी से विकास हो सकता है। तो प्राकृतिक बंदरगाहों, यानी इसमें एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं कि प्राकृतिक बंदरगाहों के विकास के लिए इंडेंटेड कोस्ट का होना आवश्यक है, कटे फटे कोस्ट का होना आवश्यक है। अगर ऐसे कोस्ट नहीं होंगे तो हमें कृत्रिम बंदरगाहों के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं अधिक निवेश करना पड़ेगा, वहाँ पर परिवर्तन संशोधन करना होगा। आप सोचिए, इंडेंटेड कोस्ट है, लेकिन इंडेंटेड कोस्ट है, नेचुरल पोर्ट डेवलप हो गया, लेकिन उन बंदरगाहों से मछलियों को जाकर पकड़ने के लिए हमारे पास जलयान भी तो होने चाहिए। तो बंदरगाह नगरों में जलयान उद्योग के विकास के लिए, यानी बंदरगाह नगरों में जलयान उद्योग के विकास के लिए जो तटीय क्षेत्र है, तो कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्र में समशीतोष्ण वन के वृक्षों के होने पर, समशीतोष्ण वन के वृक्षों के होने पर जलयानों के निर्माण के लिए कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो पाते हैं। जलयानों के निर्माण के लिए कच्चे माल, रॉ मटेरियल, कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि एक ऐसा समुद्र या समुद्री भाग जहाँ पर प्रोटीन युक्त मछलियों की संख्या अधिक है और वहाँ का तट इंडेंटेड है, साथ में तटीय क्षेत्र में समशीतोष्ण वन के वृक्ष है, तो न केवल वहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास किया जा सकता है, साथ में वहाँ जलयान उद्योगों को स्थापित करने में भी लागत कम होगा। तो प्राकृतिक बंदरगाह भी है, जलयानों के लिए कच्चे माल भी उपलब्ध हैं, तो कहेंगे कि इसका मतलब इस प्रकार के क्षेत्र में तो मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का विकास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक दशाएं केवल मछलियों के लिए ही अनुकूल नहीं है, बल्कि वहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ जलयानों के निर्माण के लिए भी अनुकूल दशाएं हैं। लेकिन इसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ये ध्यान देना होता है कि जिस आर्थिक पर्यावरण भी ये निर्धारित करता है कि किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को महत्व दिया जाएगा। तो जिस तटीय क्षेत्र में, यानी जहाँ के
जहाँ तट के समीप कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है, जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि दक्षिण अमेरिका में फाकलैंड द्वीप के पास महाद्वीपीय मंगतट की चौड़ाई अधिक है, वहाँ प्रोटीन युक्त मछलियों की संख्या भी अधिक है, वहाँ प्राकृतिक बंदरगाह भी है, वहाँ पर जलयान उद्योग का विकास भी हो सकता है, जलयान उद्योगों का विकास भी हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों का विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पंपास प्रदेश में कृषि के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, गेहूं की कृषि के लिए प्राकृतिक रसायन अनुकूल है। वह विश्व में कृषि की दृष्टि से एक विकसित क्षेत्र है। तो जहाँ पर कृषि के विकास की संभावनाएं अधिक होंगी, वहाँ पे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कृषि कार्यों में निवेश करेगा, कृषि के विकास को महत्व देगा। क्योंकि मछलियों को पकड़ना एक रिस्की कार्य है। आप समुद्र में मछलियों को अगर पकड़ने जा रहे हैं तो कभी भी चक्रवात आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा। तो व्यक्ति मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग के विकास को या मत्स्य संसाधन पर आधारित आर्थिक क्रियाओं को तभी महत्व देगा ना जब उसके पास कोई और विकल्प ना हो। इसलिए जिस क्षेत्र में कृषि के विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं, वहाँ मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों के विकास को एक सीमा तक ही महत्व दिया जाता है। देखिए, हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो उदाहरण किसका मिला? ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के पास, या दक्षिण अमेरिका में फाकलैंड द्वीप के समीप, न्यूजीलैंड के समीप, जहाँ मछलियों की संख्या तो अधिक है लेकिन मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग का इसलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कृषि के लिए प्राकृतिक रसायन अनुकूल है। सामाजिक वातावरण, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की कंडीशन में अगर हम सामाजिक वातावरण की बात करें, सामाजिक पर्यावरण, तो मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग लेबर इंटेंसिव, श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए जहाँ मछलियों को पकड़ने वाले दक्ष सस्ते श्रमिकों की अधिकता होती है, वहाँ मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो क्या देखा कि किसी भी क्षेत्र में केवल प्राकृतिक संसाधनों का भंडार अधिक होने पर ही औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल दशाएं नहीं बन जाती हैं, बल्कि उसके साथ कई अन्य कारक भी होते हैं जिसके अनुकूल होने पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों का विकास किस क्षेत्र में होगा, तो कहेंगे इसके लिए कई सारे फैक्टर्स का होना आवश्यक है। लेकिन वहीं अगर प्रश्न किया जाएगा कि मछलियों का अधिक भंडार कहाँ होगा, तो नंबर 1 ऑप्शन में क्या आना चाहिए? जहाँ महाद्वीपीय मंगतट की औसत चौड़ाई अधिक हो, जहाँ गर्म और ठंड। दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो दूसरा विकल्प जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हों। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो जहाँ प्लवकों की संख्या अधिक हो, तो अब मान लीजिए तीनों विकल्प दिया हो जहाँ प्लवकों की उपलब्धता अधिक हो,
प्लवकों की संख्या अधिक हो तो कहेंगे ये ज़्यादा करेक्ट है। ये नहीं दिया हो तो महाद्वीपीय मंग तट की चौड़ाई अधिक हो तो कहेंगे ये करेक्ट है। ये नहीं दिया हो जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हो, तीनों सही हैं। उसके बाद अगर कहेगा मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएं कहाँ अधिक होगी तो कहेंगे जहाँ पर प्रोटीन युक्त मछलियों की संख्या अधिक होगी और इसलिए समशीतोष्ण जलवायु टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन में जहाँ मछलियों की संख्या अधिक होती है वहाँ इस प्रकार के उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्या इस क्षेत्र में सभी जगह मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है? तो जो आप क्या देंगे, नहीं। इसके लिए अदर फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जहाँ प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक होती है, जलयान उद्योग का विकास हुआ होता है, जहाँ मछलियों को पकड़ने के लिए आधारभूत संरचना के स्तर पर बेहतर सुविधाएं होती, वहाँ पर इस उद्योग का विकास हो सकता है। तो कहेंगे क्या मछलियों को पकड़ने के लिए आधारभूत संरचना के स्तर पर बेहतर सुविधाओं के होने पर विकास होगा? तो कहेंगे ये भी डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में और क्या विकल्प है। अगर वहाँ कृषि के लिए प्राकृतिक रसायन अनुकूल है और कृषि के विकास की संभावनाएं अधिक हैं तो मत्स्य संसाधन पर आधारित उद्योग के विकास को उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। और साथ में वहाँ पर इसका विकास अधिक होगा जहाँ इस प्रकार के कार्यों में लोगों की संख्या अधिक होगी। तो कई सारे फैक्टर थे। अब इसे ही इतनी बातों को जो हमने डिस्कस किया है इसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि समुद्री बायोम का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या था वो डिस्कस किया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है वो भी अभी हमने आपको बताया जलीय भाग का। अब इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि किसी भी समुद्र के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, यानी समुद्री प्रदूषण के कारण और उन पर प्रदूषण पर के कारण को ध्यान में रखते हुए हमें यह विचार करना है कि हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, यानी समुद्र में जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो एक लास्ट कंक्लूजन समुद्री बायोम से संबंधित होगा। फिर इसी को बेस बनाकर आप आगे जो है एनालिसिस करेंगे पर्यावरणीय मुद्दों के साथ और देखेंगे इसके लिए क्या क्या जो है फैक्टर्स काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।